human eye and the colorful world. You have studied in the previous chapter about refraction of light by lenses. पढ़ लिया हम लोगों ने lens. You have also studied the nature, position and the relative size of images formed by. तो किसी किसी में इरेक्ट होता था, किसी में इन्वर्टेड होता था, किसी में रियल होता था, किसी में वर्चुअल होता था, वगैरह वगैरह, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया. How can these ideas help us in the study of the human eye? तो human eye जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें क्या हेल्प होगा? ये सब जो हम लोग चीज़ पढ़े हैं, हाँ होगा. The human eye uses light and enables us to see objects around us. It has a lens and its structure. What is the function of the lens in a human eye? ठीक है, तो ह्यूमन आई के में एक लेंस होता है जो कि हम लोग को यहाँ पे ये दिख रहा है. ये दिख रहा है क्या? क्रिस्टलाइन लेंस दिख रहा है कि नहीं? How do the lenses used in the spectacles correct defects of vision? ठीक है, तो ह्यूमन आई में लेंस रहता है. और एक चीज़ और है इम्पॉर्टेंट कि अगर ह्यूमन आई का लेंस में थोड़ी सी गड़बड़ी हो जाती है तो फिर हम लोग जो है बाहर से भी लेंस लगाते हैं, विच इज स्पेक्टिकल्स. तो ये लेंस जो है भैया कैसे डिफेक्ट को करेक्ट करता है? लेट अस कंसिडर दीज क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. We have learned in the previous chapter about light and some of its properties. In this chapter, we shall use these ideas to study some of the optical phenomena in nature. We shall also study about rainbow formation, splitting of white light and blue color of the sky. ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ने वाले हैं. चलिए अब स्टार्ट करते हैं. ह्यूमन आई. The human eye is one of the most valuable and sensitive sense organs. बहुत ही valuable है और बहुत ही sensitive है. क्लियर है क्या? है ना, हल्का बहुत, इसको इसीलिए जो है बहुत प्रोटेक्ट करके रखा जाता है. It enables us to see the wonderful world and the colors around us. है ना, तो आसपास का कलर्स है ना, जब है ना, लाइक कलरफुल वर्ल्ड देखने में हम लोग को बहुत मदद करता है. ऑन क्लोजिंग द आई वी कैन आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स टू सम एक्सटेंट बाय देयर स्मेल, टेस्ट, साउंड दे मेक और बाय टच. क्लोज करके हम लोग जो है ना, ये सब चीज़ थोड़ा बहुत हम लोग कर सकते हैं कि नहीं. जो लोग अंधे भी होते हैं वो लोग जो है ना काउंट कर लेते हैं. अच्छा अभी हमको जो है 5 सीढ़ी नीचे उतरना है, 10 सीढ़ी ऊपर जाना है, ठीक है ना, 10 कदम पे जो है सोफ़ा है ना, 5 कदम पे टेबल है, ऐसे ऐसे करके वो लोग याद करते हैं. ठीक है, और छू करके समझ लेते हैं कि ना ये कैसा है, वो कैसा है, ये सब जो है छू के समझ लेते हैं. क्लियर है क्या? It is however impossible to identify colors while closing the. इन क्लोज करके कलर बताना बहुत ही. Thus, of all the sense organs, the human eye is the most significant one as it enables us to see the beautiful, colorful world around us. ठीक है? Human eye is like a camera. Its lens system forms an image on a light-sensitive screen called the retina. अब देखिए, ह्यूमन आई जो है किसके प्रकार है? कैमरा के प्रकार है. क्लियर है क्या? कैमरा के जैसा है. जैसा और नो. इट्स लेंस, तो ये लेंस ये दिख रहा है क्या? ये जो क्रिस्टलाइन लेंस है ये हमारे आंखों में है. फॉर्म्स एन इमेज. ठीक है, तो यहां पे आया रेज, आया इधर, क्या आया? रेज आया. किस में आया? हमारे लेंस में आया. यस और नो. और जो इमेज फॉर्म होगा वो कहाँ पे होगा? रेटाइना पे. क्लियर है क्या? कहाँ पे फॉर्म होगा? रेटाइना. ये दिख रहा है क्या? ये क्या है? रेटिना. यस और नो.
ठीक है, तो इट फॉर्म्स एन इमेज ऑन अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड दी रेटाइना। तो ये जो रेटाइना है ये क्या है, लाइट सेंसिटिव है। तो रेटाइना में जो है रॉड्स रहता है और कोन्स रहता है, ठीक है, जो कि बहुत ही लाइट सेंसिटिव होता है। क्लियर है क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लाइट एंटर्स द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। ठीक है, तो ये दिख रहा है कि ये कॉर्निया है और ये थिन मेम्ब्रेन है। क्या है ये? थिन मेम्ब्रेन। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ द आई बॉल। ठीक है, तो ये जो बल्ज है थोड़ा ना हल्का सा, जो हम लोग का आंख निकला हुआ रहता है आगे, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉर्निया। द आई बॉल, ठीक है, ठीक है, ये और ये जो कॉर्निया है ये ट्रांसपेरेंट है, आपको ट्रांसपेरेंट ही रहेगा। क्लियर है क्या? ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। क्लियर है क्या? अब देखिए क्या है कि द आई बॉल इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल इन शेप। ये जो है ये पूरा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आई बॉल। यस और नो? ठीक है, एक मशहूर डायलॉग है ना, एक फिल्म का, कि तुम्हारे आंख निकाल करके हम जो है ना मार्बल्स खेलेंगे या गोटी खेलेंगे, तो मतलब कि गोल है तभी तो, है कि नहीं? है ना, तो ये आई बॉल है। बॉल नाम से ही समझ में आता है कि, है ना। इट इज अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल। स्फेरिकल एग्जैक्टली नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है, विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। तो ये जो डायमीटर है कितना है? ये 2.3 सेंटीमीटर का है। यस और नो? Most of the refraction for the light rays entering the eye occurs at the outer surface of the cornea. और यहां से जब आया लाइट, ठीक है ना, तो कॉर्निया पे भी रिफ्रैक्शन होता है। क्या होता है? रिफ्रैक्शन। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। The crystalline lens merely provides the finer adjustment of focal length required to focus objects at different distances on the retina. ठीक है, अब जो है ये जो लेंस है, ये लेंस इस हिसाब से जो है रेज को बेंड करेगा कि रेटाइना पे क्या हो जाए? इमेज फॉर्म हो जाए। क्लियर है क्या? यस और नो? रिफ्रैक्शन जो है कॉर्निया में ही हो रहा है, कॉर्निया से ही रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो चुका है। क्लियर है क्या? फाइनल एडजस्टमेंट, so at the finer adjustment of focal length required to focus objects at different distances on the retina. We find a structure called iris behind the cornea. कॉर्निया के पीछे हमको क्या मिलता है? ये दिख रहा है क्या? ये स्ट्रक्चर ऊपर नीचे दोनों तरफ है, दिख रहा है कि नहीं? यस और नो? इसको हम लोग बोलते हैं क्या? ये देखिए ध्यान से, दिख रहा है क्या? ये दिखा? ये दिस इज आइरिस। कोई दिक्कत नहीं? नहीं, इधर भी है और इधर भी है। क्लियर है क्या? Iris is a dark muscular diaphragm that controls the size of the pupil. इसका साइज? प्यूपिल का साइज। ये दिख रहा है क्या? ये प्यूपिल। यस और नो? इन दोनों के बीच में प्यूपिल है। The pupil regulates and controls the amount of light entering the eye. ठीक है, तो एक्चुअली क्या कीजिएगा,
ना, कभी आप ध्यान से देखिएगा, जब आप आँख पे टॉर्च मारिएगा, ठीक है ना, तो बीच में वो जो गोल सा है वो कम हो जाता है, क्योंकि लाइट ऑलरेडी बहुत एंटर कर रहा है, तो वो और कम होकर के और कम लाइट को एंटर करने देता है। और जब डार्क है तो जो है ना वो बीच वाला जो है बड़ा हो जाएगा, ठीक है, जगन्नाथ जी की तरह। कहा कितना बड़ा है, ठीक है, ताकि लाइट जो है ज्यादा एंटर करे। क्लियर है क्या? The eye lens form an inverted real image of the object on the retina, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखा जाए, तो ये जो लेंस है, दिस इज एक्चुअली कॉन्वेक्स लेंस। क्या है ये? तो कॉन्वेक्स लेंस जो है किस प्रकार का इमेज फॉर्मेशन करता है? रियल इन्वर्टेड, ठीक है। तो यहां पे जो इमेज फॉर्मेशन हुआ है वो कौन सा, कैसा इमेज फॉर्मेशन हुआ है? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। So the eye lens forms an inverted real image of the object on the retina. The retina is a delicate membrane having enormous number of light sensitive cells. ये बहुत ही delicate है और इसके पास light sensitive cells बहुत ज़्यादा है जो light को sense करेगा. The light sensitive cells get activated upon illumination and generate electrical signals. और ये जो लाइट सेंसिटिव सेल है ये क्या होगा? एक्टिवेट हो गया ये, और उसके बाद ये जो है सिग्नल भेजेगा किसको? ऑप्टिक नर्व कहां से जुड़ा है? ब्रेन। These signals are sent to the brain via the optic nerves. The brain interprets the signals and finally process the information so that we perceive objects as they are. ठीक है, ब्रेन जो है अब क्या करेगा? प्रोसेस करेगा। क्लियर है? डू यू नो damage to or malfunction of any part of the visual system can lead to significant loss of visual functioning. ठीक है, तो अगर कुछ भी डैमेज हो जाता है तो क्या हो जाएगा? हमारा विजुअल फंक्शनिंग जो है गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर है क्या? Yes or no? ठीक है। For example, if any of the structures involved in the transmission of light, like the cornea, the pupil, the eye lens, aqueous humor, and the vitreous humor, or those responsible for the conversion of light to electrical impulse, like the retina or even the optic nerve that transmits these impulses to the brain, is damaged, it will result in visual impairment. ठीक है, visual impairment मतलब कि देखने में प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर है? You might have experienced that you are not able to see objects clearly for some time when you enter from bright light to a room with dim light. ना तुरंत अंदर आएंगे तो फिर एडजस्ट होने में टाइम लगता है. After some time, however, you may be able to see things in the dim lit room. The pupil of an eye acts like a variable aperture. So size can be varied with the help of the iris. तो pupil क्या होता है? जैसे कि आंख जो है इतना बड़ा है, उसके आगे जो है एक छोटा सा है ना लगा हुआ है ना, ये मसल्स हैं, और ये जब बढ़ेगा तो अब देखिए ज़्यादा लाइट एंटर करेगा ना, और जब छोटा होगा तो कम लाइट एंटर करेगा। ठीक है, तो ये जो मसल्स हैं ये आइरिस है। When the light is very bright, the iris contracts the pupil to allow less light to enter the eye. However, in dim light, the iris expands the pupil to allow more light to enter the eye. Thus, the pupil opens completely through the relaxation of the iris. ठीक है, तो आइरिस जो है जब रिलैक्स हो जाएगा तो प्यूपिल पूरा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा लाइट एंटर करेगा। क्लियर है क्या? पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लिए थे, एक बार थोड़ा सा ये देख लेते हैं हम लोग पावर पॉइंट। ठीक है,
तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है? नर्वस सिस्टम दिख रहा है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का रहता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब कि जो भी नर्व्स हैं जो कि बाहर निकल रहे हैं, तो वो सिग्नल लेके आते हैं किसके पास? स्पाइनल कॉर्ड के पास और ब्रेन के पास। ठीक है ना? तो जो है बहुत चीज़ें जो है हमारे कंट्रोल में है, बहुत चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। तो जो है आइज भी लेकर के जाता है इंफॉर्मेशन, आइज से इंफॉर्मेशन जाता है किसके पास? ऑप्टिक नर्व लेकर के जाता है ब्रेन के पास, और ब्रेन जो है उसको डिसिफर करता है, उसको अंडरस्टैंड करता है, डिकोड करता है। क्लियर है क्या? और ये है न्यूरॉन्स जो कि लेकर के जा रहा है। क्लियर है क्या? ये देखिए साइनेप्टिक टर्मिनल्स हैं, बेसिकली इसी से जो है सेंसेशन वगैरह हम लोग को मिलता है। ठीक है, ये दिख रहा है हम लोग को, है ना? कैसे जो आई है, आई के थ्रू लाइट जा रहा है, और लाइट के थ्रू रेटिना पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। दिख रहा है छोटू सा रियल एंड इन्वर्टेड इमेज? क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, और आप देखिए ध्यान से कि कॉर्निया से ही रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो गया है। कहां से स्टार्ट हो गया है? कॉर्निया से ही ये रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो चुका। क्लियर है क्या? ठीक है, दिस इज द इमेज फाउंड बाय द रेटिना। द इमेज फाउंड बाय द रेटिना इज इन्वर्टेड, बट योर ब्रेन इंटरप्रेट्स द इमेज एज बीइंग राइट साइड अप। ठीक है ना, इन्वर्टेड ही इमेज फॉर्म हो रहा है, लेकिन ब्रेन जो है वो उसको सीधा कर देता है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है ये हो गया कॉर्निया, और ये जो है पूरा उधर दैट इज रेटाइना। रेटाइना में ब्लड वेसल्स भी हैं। ठीक है, और ये रेटाइना में देयर इज रॉड्स एंड कोन्स। ये रॉड्स एंड कोन्स आर द लाइट सेंसिटिव सेल्स which actually give the sensation and which they give the information to the optic nerves। और रॉड्स एंड कॉन्स ही जो है लाइट को सेंस करते हैं। क्लियर है क्या? कभी कभी जो है रेटाइना डिटैच हो जाता है। ये दिख रहा है क्या? ये रेटाइना है ना? ये आईबॉल है, और रेटाइना देखिए यहाँ से डिटैच हो गया है कभी कभी, है ना? प्रेशर के कारण या फिर चोट के कारण, जो भी है, क्योंकि एक्चुअली बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। ठीक है, और ये देखिए ध्यान से यहाँ पे जो है ना, दिस इज द ऑप्टिक नर्व, और इधर जा रहा है सारा इंफॉर्मेशन। क्लियर है? आयरिस और प्यूपिल के बारे में, ये है आयरिस और छोटू सा ये प्यूपिल है। जब ब्राइट लाइट रहेगा तो छोटू रहेगा, जब जब डिम लाइट रहेगा तो ये बड़ा रहेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट एंटर। क्लियर है क्या? ठीक है, ये देखिए ये आयरिस हो गया और ये प्यूपिल हो गया। तो बहुत बार हम लोग बोलते हैं ना कि ब्लू कलर्ड आई, ब्राउन कलर्ड आई, ब्लैक कलर्ड आई, वो एक्चुअली आयरिस का कलर वेरी करता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, ये टॉपिक पावर ऑफ accommodation. The eye lens is composed of a fibrous jelly like material. ठीक है, आई लेंस कैसा रहता है? फाइब्रस है और जेली लाइक मटेरियल रहता है ना? आई लेंस, ये है आई लेंस, दिख रहा है क्या? दिस इज फाइब्रस, और कैसा है? जेली लाइक है। जेली लाइक का मतलब क्या है ना? जेली लाइक, इसका मतलब क्या है अगर ध्यान से देखा जाए तो? ठीक है ना, ये जो लेंस है जेली लाइक, मतलब क्या है कि ये रिजिड नहीं है। ये जो है थोड़ा सा पतला भी हो जाएगा, थोड़ा सा मोटा भी हो जाएगा। ठीक है, दिस इज नॉट रिजिड। क्लियर है क्या? इसीलिए ये जेली लाइक है। दिस इज जेली लाइक मीन्स इट इज नॉट रिजिड। रिजिड ये नहीं है। यस और नो?
Its curvature can be modified to some extent by the ciliary muscles. यहां पे देखिए ये मसल्स दिख रहा है क्या, जो कि लेंस को पकड़ा हुआ है, दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सीलियरी मसल्स। ये दिख रहा है, दीज आर दी सीलियरी मसल्स, दिख रहा है यस और नो? ये देखिए ये है सीलियरी मसल, दिख रहा है क्या यस और नो? ये पूरा सीलियरी मसल है। अब ये मसल जो है, ठीक है, ये देखिए ये हो गया सीलियरी मसल। ये मसल जो है अगर कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है और रिलैक्स भी कर सकता है। क्लियर है क्या? ये दिख रहा है क्या, ये है रिलैक्स्ड और ये दिख रहा है क्या, ये है कॉन्ट्रैक्टेड। यस और नो? तो जब ये रिलैक्स रहेगा तो क्या होगा? जब रिलैक्स रहेगा तो ये देखिए मोटापा इसका कम है, कॉन्ट्रैक्टेड में इसका मोटापा ज्यादा है। कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब कि पुश कर रहा है, ठीक है ना, इसका मोटापा ज्यादा हो रहा है। क्लियर है क्या ऐसा और नो? ठीक है, so its curvature can be modified to some extent by the ciliary muscles. The change in the curvature of the eye lens can thus change its focal length. और जब ये चेंज हुआ, ये मोटापा जब चेंज हुआ तो क्या चेंज हो गया? फोकल लेंथ चेंज हो गया। पढ़े हैं ना हम लोग, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f, ये हम लोग पढ़े हैं। ये फोकल लेंथ कैसे चेंज, ये कैसे चेंज होगा? इसके कारण ये मोटा कर दीजिएगा तो फोकल लेंथ कम हो जाएगा, ये थोड़ा सा रिलैक्स होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा होगा। क्लियर है क्या ऐसा और नो? ठीक है। When the muscles are relaxed, the lens becomes thin. ये दिख रहा है हम लोग को, मसल्स रिलैक्स है तो लेंस क्या है? थिन है। ये देखिए रिलैक्स्ड है तो ये थिन है, और जब ये है ना कॉन्ट्रैक्टेड है तो ये मोटा है। दिख रहा है क्या? यस और नो? ये देखिए ये रिलैक्स्ड है तो ये दिख रहा है थिन है। यस और नो? अब क्या है? Thus its focal length increases, इसीलिए इसका फोकल लेंथ जो है इंक्रीज कर गया है। दिख रहा है क्या? This enables us to see distant objects clearly. तो जब दूर का ऑब्जेक्ट देखना पड़ता है तो क्या हो जाता है? ये जो है रिलैक्स हो जाएगा। क्लियर है क्या? यस और नो? तो है ना रिलैक्स्ड आई, ये रिलैक्स्ड आई किसके लिए है? फॉर फार ऑब्जेक्ट्स। यस और नो? किसके लिए? फार ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये हो गया किसके लिए? देखिए डिस्टेंस फोकस, है ना, जब दूर से ऑब्जेक्ट, जब दूर से रेज आ रही हैं, ठीक है ना, तो फार ऑब्जेक्ट्स के लिए क्या हो जाएगा? रिलैक्स्ड आई। यस और नो? क्या? This enables us to see distant objects clearly. When you are looking at objects closer to the eye, the ciliary muscles contract. और जब हम लोग क्लोजर देख रहे हैं तो क्या हो रहा है? सीलियरी मसल देखिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। क्लियर है क्या? जब पास वाले को देख रहे हैं। यस और नो? ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है ना, सीलियर मसल कॉन्ट्रैक्टेड। ये किसके लिए है? पास वाले के लिए। जब पास में ही ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। This increases the curvature of the eye lens. Thus, eye lens then becomes thicker. Consequently, the focal length of the eye lens, focal length क्या हो जाएगा? Decrease हो जाएगा। This enables us to see the nearby objects clearly. पास के ऑब्जेक्ट्स हम लोग क्लियरली देख सकते। तो इनफैक्ट पास का ऑब्जेक्ट देखने के लिए जो है ना, आँख को थोड़ा सा प्रेशर डालना पड़ता है, क्योंकि पास में आया ना तो इसीलिए थोड़ा देर में क्या दिखेगा भी नहीं। पास में है ना तो उसको जो है पूरा है ना वो मोटा करना पड़ता है अपने आप को, ठीक है, ऐसा करना पड़ेगा। तो इसीलिए उसको दोनों तरफ से जो है
है ना, प्रेशर लगता है। क्लियर है क्या? इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा पास से नहीं देखना चाहिए, टीवी भी नहीं देखना चाहिए, मोबाइल भी नहीं देखना चाहिए, इवन पढ़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है। The ability of the eye lens to adjust its focal length is called accommodation. ठीक है, तो जब दूर है तो फोकस जो है दूर है ना, और लेंस जो है थिन है जब ऑब्जेक्ट दूर है, और जब पास है तो लेंस जो है मोटा है। तो ये एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ इज कॉल्ड द accommodation. However, the focal length of the eye lens cannot be decreased below a certain minimum. लेकिन एक मिनिमम लिमिट से अब आप जो है उसको और ज़्यादा मोटा नहीं कर सकते। okay? Try to read a printed page by holding it very close to your eyes. हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, कोई सा भी प्रिंटेड पेज है तो लीजिए और एकदम क्लोज रखिए, नहीं पढ़ पाइए। रखिए, देखिए। ठीक है। To see an object comfortably and distinctly, you must hold it about 25 centimeter from the eye. तो कितना? 25 सेंटीमीटर दूर हमको रखना पड़ेगा। The minimum distance at which the object can be seen most distinctly without strain is called the least distance of distinct vision. तो least distance जहाँ पे हम लोग अच्छे से देख पाए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? Least distance of distinct vision. ठीक है। It is also called the near point of the eye. उसको और क्या बोलते हैं हम लोग? Near point of the eye. For a young adult with normal vision, the near point is about 25 centimeter. Young adult के लिए जिसके पास normal vision है उसके पास near point कितना है? 25 centimeter. The farthest point up to which the eye can see objects clearly is called the far point of the eye. ठीक है, तो सबसे पास में कितना हम लोग देख पाएंगे? 25 सेंटीमीटर तक रहेगा तो चलेगा। ठीक है, लेकिन दूर का जितना भी दूर रहे हम लोग देखने का क्षमता है, एग्जाम्पल सन कितना दूर है, so it is almost infinity for a normal eye. You may note here that a normal eye can see objects clearly that are between 25 centimeter and infinity. 25 से कम नहीं होना चाहिए बस। Sometimes the crystalline lens of people at old age becomes milky and cloudy. This condition is called cataract. क्या है? जो लेंस होता है ना उसके आगे जो है ओल्ड एज के में मिल्की और क्लाउडी है ना, this causes partial or complete loss of vision. It is possible to restore the vision through a cataract surgery. उसका cataract है ना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन। ठीक है, क्लियर है क्या? yes or no? Why do we have two eyes for a vision and not just one? There are several advantages of our having two eyes instead of one. It gives a wider field of view. ठीक है, हाँ देखिए, एक आंख से हम लोग ऐसे देख पाते हैं। देखो, ये अगर आंख केवल रहता तो हम लोग इतना ही देख पाते। क्लियर है क्या? लेकिन दोनों आंख से हम लोग इतना देख पा रहे हैं। यस और नो? है ना, क्योंकि एक आंख से भैया नाक के इधर नहीं देख पा रहे ना, इस आंख से इतना देख पा रहे हैं, लेकिन इधर नहीं देख पा रहे क्योंकि नाक आ गया बीच में। क्लियर है क्या? यस और नो? तो वाइड रेंज ऑफ व्यू मिल गया हम लोग को। क्लियर है क्या? A human being has the horizontal field of view of about 150 degree with one eye. एक आई से देखिए 150 डिग्री है। Yes or no? The ability to detect faint objects, of course, enhanced with two detectors instead of one. ठीक है, और जो है दो अगर डिटेक्ट करेगा तो जो फेंट ऑब्जेक्ट है उसको भी हम लोग बेटर डिटेक्ट कर लेते हैं। Some animals, usually prey animals, have their two eyes positioned on the opposite sides of their heads to give the widest possible field of view. But our two eyes are positioned on the front of our heads and it thus reduces our field of view in favor of what is called stereopsis. Shut one eye and the world looks flat, two-dimensional. Keep both eyes open and the world takes on the third dimension of depth. ठीक है, तो दो आंख से हम लोग थोड़ा सा डीप भी देख सकते हैं। क्लियर है क्या? Because our eyes are separated by a few centimeters, each eye sees a slightly different image. Our brain combines the two images into one using the extra information to tell us how close or far away things are. Yeah? तो ब्रेन जो है दोनों आंख से इंफॉर्मेशन लेगा और फिर प्रोसेस करेगा। Sometimes the eye may gradually lose its power of accommodation.
In such conditions, the person cannot see the objects distinctly and comfortably. बेसिकली देखिए ध्यान से क्या हो रहा है. हमारा आइज है, आइज के एंट्री पे ही जहाँ से लाइट एंटर करता है वहाँ पे लेंस है. अब ये लेंस जो है क्या करता है, ये सारे रेज को फोकस करता है रेटाइना पे. कहाँ पे? और चूंकि ये सारे रेज को रेटाइना पे फोकस करता है, इसीलिए रेटाइना जो है इल्यूमिनेट हो जाता है. इट गेट्स इल्यूमिनेटेड एंड देन इट गिव्स सिग्नल्स टू द ऑप्टिक नर्व, जो कि ब्रेन के पास पहुंच जाता है और हम लोग को समझ में आता है. अब ये लेंस जब फोकस कर रहा है यहां पे, तो वो तो डिपेंड करता है ना कि ऑब्जेक्ट कहां पे है. अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है और ऑब्जेक्ट बहुत पास है, तो उसके हिसाब से लेंस को चेंज होना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि अगर ध्यान से देखा जाए तो v यानी कि इमेज डिस्टेंस सेम है, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बढ़ रहा है और घट रहा है. u इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. और 1/v - 1/u = 1/f जो लेंस का फॉर्मूला है. तो v फिक्स्ड है, u चेंज हो रहा है, तो f को भी चेंज होना पड़ेगा. क्लियर है क्या? तो यहां पे जो है इस लेंस के फोकल लेंथ को चेंज होना पड़ेगा. क्लियर है क्या? तो अब जो है क्या होता है कि तो हमारा ये जो लेंस है ना, ठीक है, देखिए अब ध्यान से इस केस में जब दूर है ऑब्जेक्ट तो रेज जो है पैरेलल आ रहा है. ठीक है, और ये रे को हमको यहां पे रेटाइना पे फोकस करना है. क्लियर है क्या? तो रे एक्चुअली आता तो ऐसे ही चला जाता, ऐसे निकल जाता रे. क्लियर है क्या? लेकिन हमको इतना एंगल बेंड करना पड़ा रेज को. यस और नो? यहां पे देखिए, यहां पे रेज आता तो है ना, ओरिजिनल पाथ तो इसका ऐसा है रे का, यहां पे हमको इतना बेंड करना पड़ रहा है. ज्यादा किस में बेंड करना पड़ रहा है? पास वाले में. यस और नो? इसीलिए देखिए ये हमारा जो लेंस है वो थोड़ा सा मोटा हो गया है. दिख रहा है क्या? यहां पे लेंस जो है वो थोड़ा पतला है. दिख रहा है क्या? यस और नो? ठीक है, तो this lens changes its focal length. 1/v - 1/u = 1/f. हमारा इमेज डिस्टेंस जो है वो इतना है, दैट इज v. ये फिक्स्ड है, हमारे आई में ये फिक्स्ड है, लेकिन u जो है वो चेंज कर रहा है. कैसे चेंज कर रहा है? ऑब्जेक्ट जो है कभी फार रहता है तो कभी नियर रहता है. क्लियर है क्या? तो जब ये चेंज हो रहा है लेकिन ये फिक्स्ड है, तो इसको भी चेंज होना पड़ेगा ना. यस और नो? ठीक है, तो इसीलिए ये फोकल लेंथ जो है वो चेंज होता है. डिस्टेंस फोकस के लिए फोकल लेंथ ज़्यादा होगा, क्लोज फोकस के लिए फोकल लेंथ कम होगा. इसीलिए जो है सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और इस लेंस के कर्वेचर को बढ़ा देता है, जिसके कारण इसका f घट जाता है. क्लियर है क्या? यहां पे देखिए, यहां पे सीलियरी मसल जो है रिलैक्स्ड है, इसीलिए फोकल लेंथ बढ़ गया.
यस और नो? अब देखिए, ये समझने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे सीलियरी मसल रिलैक्स्ड है, यहाँ पे सीलियरी मसल कॉन्ट्रैक्टेड है। तो किसी भी आदमी का अगर सीलियरी मसल में अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो बेचारे का लेंस जो है वो फोकल लेंथ चेंज नहीं कर पाए। क्लियर है क्या? ठीक है, वही होता है इसमें। Sometimes the eye may gradually lose its power of accommodation. In such conditions, the person cannot see the objects distinctly and comfortably. The vision becomes blurred due to the refractive defects of the eye. There are mainly three common refractive defects of vision. These are myopia, hypermetropia, and presbyopia. These defects can be corrected by the use of suitable spherical lenses. We discuss below these defects and their correction. ठीक है, अब एक एक करके पढ़। पहला myopia. Myopia is also known as near sightedness. क्या है ये? मतलब कि पास के ऑब्जेक्ट को हम लोग अच्छे से देख पाते हैं। किसको देख पाते हैं हम लोग? पास के ऑब्जेक्ट को हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, दूर के ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं देख पाते। A person with myopia can see nearby objects clearly but cannot see distant objects distinctly. दूर के ऑब्जेक्ट को हम लोग नहीं देख पा रहे। क्लियर है क्या? तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दूर का ऑब्जेक्ट जो है, हमारा जो ये लेंस है, ये ज्यादा कर्वेचर कर गया, तो इसीलिए रेटिना के पहले ही ये इमेज बना रहा है। दिख रहा है क्या? yes or no? ठीक है, such a person may see clearly up to a distance of few meters. In a myopic eye, the image of a distant object is formed in the front of the retina. कहाँ पे? रेटिना के आगे, and not at the retina itself. रेटिना पे नहीं, रेटिना के आगे होता है। This defect may arise due to the excessive curvature of the eye lens or elongation of the eyeball. तो ये जो आई लेंस है ये एक्सेसिव कर्व हो गया, इसके कारण पहले ही वो कन्वर्ज करा दिया, या फिर ये आई बॉल है ये बड़ा हो गया है। क्लियर है क्या? दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। तो इसीलिए क्योंकि ये ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है, ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है, इसलिए थोड़ा पहले हम लोग डाइवर्ज करा देते हैं, इसीलिए कनकेव लेंस से ठीक हो। This is illustrated in the figure 11.2c. A concave lens of suitable power will bring the image back onto the retina and thus the defect is corrected. Hypermetropia. Hypermetropia is also known as farsightedness. कहाँ का दिखता है केवल हम लोग को? दूर का, पास का नहीं दिखता है। A person with hypermetropia can see distant objects clearly but cannot see the nearby objects distinctly. The near point for the person is farther away from the normal near point, that is 25 cm. तो जनरली हम लोग 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हैं, लेकिन ये आदमी जो है 25 सेंटीमीटर तक भी नहीं देख सकता। ये जो है ना, थोड़ा दूर रहेगा तभी देख पाएगा। तो रीज़न क्या है? क्योंकि इसका जो आँख का लेंस है ये ज़्यादा कर्व नहीं हो पा रहा। ठीक है, द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। दिख रहा है क्या? रेटिना के पीछे। Such a person has to keep a reading material much beyond 25 cm from the eye for comfortable reading. This is because the light rays from a close by object are focused at a point behind the retina, retina के पीछे, as shown in the figure 11.3b. This defect arises either because the focal length of the eye lens is too long or the eyeball has become too small. या तो focal length जो है ये कम है, ज्यादा है, या फिर आईबॉल जो है छोटा हो चुका है। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस। तो क्योंकि ये कन्वर्ज नहीं करा पा रहा है अच्छे से, यहां पे कन्वर्ज करा है, इसलिए और थोड़ा सा कन्वर्ज करा देते हैं हम लोग पहले ही, दैट इज कन्वेक्स लेंस। आई ग्लासेस विद कन्वर्जिंग लेंस प्रोवाइड द एडिशनल फोकसिंग पावर रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मिंग द इमेज ऑन द रेटिना। प्रेसबायोपिया. The power of accommodation of the eye usually decreases with aging. Aging के साथ क्यों? क्योंकि जो ciliary muscles है वो contract और relax नहीं कर पाता है। For most people, the near point gradually recedes away. They find it difficult to see nearby objects comfortably and distinctly without corrective eyeglasses.
This defect is called presbyopia. It arises due to the gradual weakening of the ciliary muscles and diminishing flexibility of the eyelids. Sometimes a person may suffer from both myopia and hypermetropia. दोनों चीज. ऐसे केस में इसको जो है बायोफोकल लेंस लगाते हैं. क्या होता है बायोफोकल लेंस? देखिए ध्यान से. क्लियर है क्या? नीचे जो है कन्वेक्स रहेगा, ऊपर जो है कनकेव रहेगा. A common type of bifocal lens consists of both concave and convex lenses. The upper portion consists of concave lens. It facilitates distant vision. The lower part is a convex lens. It facilitates near vision. दिख रहा है? Distance और ये. These days it is possible to correct the refractive defects with contact lenses or through surgical. Clear है क्या? Think it over. You talk of wondrous things you see. You say the sun shines bright. I feel him warm, but how can he or make it day or night? Do you know that our eyes can live even after our death? By donating our eyes after we die, we can light the life of a blind person. By donating our eyes after we die, we can light the life of a blind person. About 35 million people in the developing world are blind. कितना है? Almost 3.5 crore. And most of them can be cured. About 4.5 million people with corneal blindness can be cured through corneal transplantation of donated eyes. Eyes के donation से है ना corneal transplantation होता है और बहुत लोग देख सकते हैं. Out of these 4.5 million, 60% are children below the age of 12. So if we have got the gift of vision, why not pass it on to somebody who does not have it? What do we have to keep in mind when eyes have to be donated? ठीक है, तो क्या कि अब जब आइज डोनेट कर रहे हैं उसके पहले क्या क्या देखना चाहिए? आई डोनर्स कैन बिलोंग टू एनी एज ग्रुप और सेक्स. People who use spectacles or those who operated for cataract can still donate the eyes. People who are diabetic, have hypertension, asthma patients, and those without communicable diseases can also donate eyes. ठीक है, केवल communicable disease नहीं होना चाहिए, बाकी जो है जो लोग हैं वो donate कर सकते हैं. Eyes must be removed within 4 to 6 hours after death. Inform the nearest eye bank immediately. तो कितना देर में आई को रिमूव करना पड़ता है? 4 से 6 घंटे के अंदर. The eye bank team will remove the eyes at the home of the deceased or at a hospital. तो या तो home पे या तो hospital पे. Eye removal takes only 10 to 15 minutes. It's a simple process and does not lead to any disfigurement. Persons who are infected with or died because of AIDS, hepatitis B or C, rabies, acute leukemia, tetanus, cholera, meningitis or encephalitis, they cannot donate their eyes. An eye bank collects, evaluates and distributes the donated eyes. All eyes donated are evaluated using strict medical standards. Those donated eyes found unsuitable for transplantation are used for valuable research and medical education. The identities of both the donor and the recipient remain confidential. One pair of eyes gives vision to up to 4 corneal blind people. एक आई से 4 corneal blind people को हम लोग मदद कर सकते हैं देखने में. आगे बढ़ते हैं. Refraction of light through a prism. Refraction of light through prism. You have learned how light gets refracted through a rectangular glass slab. Glass slab से कैसे refract होता था? पढ़ा है हम लोगों ने? हाँ? याद है? ऐसे refract होता था. यह ग्लास स्लैब ऐसे आया, इधर हुआ और फिर ऐसे गया. ये और ये दोनों जो है पैरेलल होता था. सो बेसिकली देयर वाज लेटरल शिफ्ट. क्या था? लेटरल
शिफ्ट होता था। क्लियर है क्या, ऐसा और नो? ये है लेटरल शिफ्ट, जाना था इधर लेकिन अब देखिए इसके पैरेलल ये रे निकल जाता है। क्लियर है क्या? ये किस में होता था? एक ग्लास स्लैब में। किसमें? ग्लास स्लैब में। अब आगे बढ़ते हैं। However, it is slightly displaced laterally. अच्छा, you have learned how light gets refracted through a rectangular glass slab. For parallel refracting surfaces, as in a glass slab, the emergent ray is parallel to the incident ray. However, it is slightly displaced laterally. How would light get refracted through the transparent prism? Consider a triangular glass prism. तो हम लोग एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म को कंसिडर करते हैं। दिख रहा है क्या? ये है ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म। यस और नो? यस और नो? ये दिख रहा है, ये है ट्रायंगल फेस। दिख रहा है कि नहीं? यस और नो? तो इसको दो ट्रायंगल बेस होता है, इधर और इधर, और तीन रेक्टेंगुलर रहता है। ये दिख रहा है कि ये पूरा एक रेक्टेंगल है। यस और नो? वैसे इधर से भी एक रेक्टेंगल है और नीचे से भी रेक्टेंगल है। क्लियर है क्या? ऐसा? ठीक है, तो कौन कौन सा है रेक्टेंगुलर लेटरल सरफेस? ए बी ई डी, ये वाला। क्लियर है क्या? फिर ई एफ सी बी, ई एफ सी बी, ये वाला नीचे वाला। क्लियर है क्या? एंड डी एफ सी ए, डी एफ सी ए, ये वाला। क्लियर है क्या? ऐसा और ना? दिख रहा है? दिस इज ग्लास प्रिज्म। यस और नो? Consider a triangular glass prism. It has two triangular bases and three rectangular lateral surfaces. दिख गया क्या? दो triangular base दिख गया और तीन rectangular lateral surface भी दिख गया। Yes or no? These surfaces are inclined to each other. और ये सारा surface जो है inclined है। ये दिख रहा है, ये एक इससे inclined है, ये वाला इससे inclined है, ये वाला और ये दोनों आपस में inclined है। क्लियर है क्या? सबका एंगल बना हुआ है। क्लियर है क्या? सब इंक्लाइंड है एक दूसरे से। यस और नो? द एंगल बिटवीन इट्स टू लेटरल सर्फेसेस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ प्रिज्म। यस और नो? तो ये है लेटरल सरफेस 1, ये है इस डायरेक्शन में हो गया, यहाँ पे हो गया लेटरल सरफेस 2। इन दोनों के बीच का एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। Let us now do an activity to study the reflection of light through a triangular glass prism. अब एक्टिविटी किया जा रहा है। एक्टिविटी 11.1, fix a sheet of white paper on a drawing board using drawing pins. ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? वाइट पेपर में यहाँ पे ड्राइंग पिन्स हम लोग कर दिए हैं। क्लियर है क्या? तो यहाँ पे दिख रहा है, ये है, ये एक पिन है, ये दूसरा पिन है, ये तीसरा पिन है, ये चौथा पिन है। दिख रहा है क्या? यस और नो? Place a glass prism on it such a way that it rests on a triangular base. Triangular base पे रेस्ट कर। Trace the outline of the prism using a pencil. ठीक है, तो ये प्रिज्म को जो है हम लोग ट्रेस कर लिए, ये आउटलाइन। क्लियर है क्या? Draw a straight line P inclined to one of the refracting surfaces, say AB of the prism. ये एक बना लिए हम लोग जो कि AB से इंक्लाइंड है। दिख रहा है क्या? ऐसा और नो? Fix 2 points say at P and Q on the line PE as shown in figure 11.4. तो यहाँ पे जो है हम लोग दो लाइन फिक्स, दो पिन यहाँ पे हम लोग फिक्स कर दिए।
Look for the images of the pins fixed at P and Q through the other face AC. अब ये AC के थ्रू हम लोग देखेंगे कि इसका इमेज किधर आ रहा है. तो इसका इमेज देखिए R और S पे आ रहा है. क्लियर है क्या, yes or no? Fix two more pins at points R and S such that the pins at R and S and the images of the pins at P and Q lie in the same straight line. Remove the pins and the glass prism. अब सबको रिमूव कर दीजिए. The line P, अब सब लाइन को एक्सटेंड कीजिए. लाइन P meets the boundary of the prism at point E. See figure 11.4. Similarly, join and produce the points R and S. इसको भी join कर दिए. Let these lines meet the boundary of the prism at E and F respectively. एक E पे मिल रहा है, एक F पे मिल रहा है respectively. Join E and F. Draw perpendiculars to the refracting surfaces AB and AC of the prisms at the points E and F respectively. E और F दोनों पे 90 डिग्री डाल दीजिए. ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री. Mark the angle of incidence, angle I, angle of refraction and the angle of emergence E as shown in the figure 11.4. यहाँ पे I कीजिए, यहाँ पे E कीजिए, यहाँ पे R, यहाँ पे R और ये हो जाएगा एंगल ऑफ डिविएशन. ये बाद में हम लोग देखेंगे, लेकिन I और E हम लोग आराम से कर सकते हैं और R भी आराम से हम लोग मार्क कर सकते हैं. क्लियर है क्या? तो इसमें देखिए PE हो गया इंसिडेंट रे, EF हो गया रिफ्रैक्टेड रे, यहाँ पे टकराया फिर रिफ्रैक्ट किया. FS हो गया इमर्जेंट रे, इधर से निकला. एंगल A इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल I is angle of incidence, angle R is the angle of refraction, angle E is the angle of emergence and angle D is the deviation. तो ये एक्चुअली जाना था इधर ना, इसको ये तो रे इधर जा रहा था, लेकिन अब फाइनली ये रे इधर जाने लगा. तो दोनों को जो है आगे एक्सटेंड कीजिए. तो जाना था इधर लेकिन अब जा रहा है इधर, तो ये हो गया एंगल D विच इज एंगल ऑफ. Here P is the incident ray, EF refracted ray, FS is the emergent ray. You may note that a ray of light is entering from air to glass at the first surface AB. The light ray on refraction has bent towards the normal. क्योंकि यहाँ पे ये गिरा है और ये इधर है एयर है, इधर ग्लास है, तो इसीलिए ये बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा. क्लियर है क्या? Yes or no? At the second surface AC, the light ray has entered from glass to air, hence it has been away from the normal. Compare the angle of incidence and the angle of refraction at each refracting surface of the prism. Is this similar to the kind of bending that occurs in a glass slab? The peculiar shape of the prism makes the emergent ray bend at an angle to the direction of the incident ray. This angle is called the angle of deviation. In this case, angle D is the angle of deviation. Mark the angle of deviation in the above activity and measure it. ठीक है, ये हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन. क्लियर है क्या? डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म. ठीक है, एक मिनट. ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, यहां पे क्या हो रहा है. यहां पे रे आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से. ठीक है, रेयर से डेंसर में गया, इसीलिए बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो गया. ये आ रहा है बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. उसके बाद फिर आया, फिर टकराया और अब जो है ये नॉर्मल से बेंड अवे हो गया. ठीक है, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ये है एंगल ऑफ प्रिज्म. तो यू मे नोट दैट द रे ऑफ लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास एट द फर्स्ट सरफेस ए बी. पहला सरफेस पे क्या हुआ था? द लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन हैज बेंट टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयर से डेंसर आया. एट द सेकंड सरफेस ए सी, द लाइट रे हैज एंटर्ड फ्रॉम द ग्लास टू एयर, हेंस इट हैज बेंट अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रहा है. Compare the angle of incidence and the angle of refraction at each refracting surface of the prism. तो पहला पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा, दूसरा पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ज़्यादा होगा. इज दिस सिमिलर टू द काइंड ऑफ बेंडिंग दैट ऑकर्स इन अ ग्लास स्लैब? नहीं, सिमिलर तो सिमिलर है. ग्लास स्लैब पे भी दो जगह जो बेंडिंग होता था, ग्लास स्लैब पे भी कहाँ बेंडिंग होता था? ध्यान से देखें तो ग्लास स्लैब पे भी यहाँ पे ऐसे बेंडिंग होता था, ऐसे आता था
यहाँ पे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होता था, फिर यहाँ पे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता था। प्रिज्म में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी, यहाँ पे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रहा है, यहाँ पे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो रहा है, दोनों में है। लेकिन क्योंकि ये एक एंगल पे है और ये पैरेलल था ये दोनों, इसीलिए ये दोनों भी पैरेलल निकलता है, और ये एंगल पे है तो इसीलिए ये दोनों भी एक एंगल पे निकलता है। The peculiar shape of the prism makes the emergent ray bend at an angle to the direction of the incident ray. This angle is called the angle of deviation. In this case, the angle D is the angle of deviation. Mark the angle of deviation in the above activity and measure it. Dispersion of white light by a glass prism. You must have seen and appreciated the spectacular colors in a rainbow. How could the white light of the sun give us various colors of the rainbow? Before we take up this question, we shall first go back to the refraction of light through a prism. The inclined refracting surfaces of a glass prism so exciting phenomenon. Let us find it out through an activity. Activity 11.2. Take a thick sheet of cardboard and make a small hole or narrow slit in its middle. ठीक है. Allow sunlight to fall on the narrow slit. This gives a narrow beam of light. Now take a glass prism and allow the light from the slit to fall on one of its faces as shown in figure 11.5. यहाँ से white light आया और हम लोग प्रिज्म पे फॉल करने दिए तो क्या हो गया, ये स्पेक्ट्रम हम लोग को दिखता है, ये रहा क्या. Turn the prism slowly until the light that comes out of it appears on a nearby screen. What do you observe? You'll find a beautiful band of colors. Why does this happen? The prism has probably split the incident white light into a band of colors. Note the color that appear at the two ends of the color band. What is the sequence of the colors that you see on the screen? तो स्क्रीन पे हम लोग देखेंगे विबग्योर, क्या देखेंगे, लेकिन इसमें विबग्योर जो है V नीचे रहेगा, R ऊपर रहेगा. क्लियर है क्या, yes or no? The various color scenes are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red as shown in the figure 11.5. The accordion vibreur will help you to remember the sequence of colors. The band of the colored components of a light beam is called its spectrum. तो इसको क्या बोलते हैं, colored band को क्या बोलते हैं, spectrum. You might not be able to see all the colors separately, yet something makes each color distinct from the other. The splitting of light into its components is called dispersion. तो ये white light जो है अलग अलग lights में split हो रहा है. ये actually ये lights इसके already अंदर present था, अब ये split हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं the splitting of light into its various components is known as dispersion. You have seen that white light is dispersed into 7 color components by prism. Why do we get these colors? Different colors of light bend through different angles with respect to the incident ray as they pass through prism. The red light bends the least while the violet the most. तो basically ये होता क्यों है bend? ये देखिए हम लोग देखे है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस देख लिए हैं, है ना, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और यहाँ पे हो गया एंगल ऑफ इमर्जेंस, और इन दोनों को हम लोग ज्वाइन कर दिए तो ये हो गया एंगल ऑफ डिविएशन. क्लियर है क्या, सर नो? यहाँ पे जो है बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल कर रहा है, ये नॉर्मल है, बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और यहाँ पे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ठीक है. अब जो है क्यों होता है क्या कहते हैं डिविएशन. अभी देखिए ध्यान से, मेनी रेज है, बहुत सारे रेज है, बीम ऑफ वाइट लाइट में बहुत सारे रेज रहते हैं. इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ लाइट. क्लियर है क्या, सारा रेज आया यहाँ पे, यस और नो. अब सारा रे यहाँ से जो है बेंड करेगा, यस और नो, लेकिन अब क्या हो जाता है कि कोई रे ऐसे बेंड करता है, कोई रे ऐसे बेंड करता है. क्लियर है क्या, V ऐसे बेंड करता है और R ऐसे बेंड करता है और बाकी सब इसके बीच में रहता है. क्लियर है क्या, यस और नो? ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं म्यू इंटू साइन थीटा कांस्टेंट रहता है, यस और नो, स्नेल्स लॉ पढ़ा है. तो यहाँ पे अगर I है तो देखिए ध्यान से 1 इंटू साइन I शुड बी इक्वल टू म्यू इंटू साइन R. क्लियर है क्या,
और ये नॉर्मल से ये हो जाता है आर। तो दिक्कत, लेकिन हर एक लाइट वेवलेंथ का म्यू अलग अलग होता है, अरे समझ में, और v का म्यू जो है सबसे ज्यादा होता है और रेड का म्यू सबसे कम होता है। क्लियर है क्या? तो इसीलिए जो है वायलेट जो है क्या कहते हैं, यहां पे आ गया, रेड इधर आ गया। क्लियर है क्या? इस और नो? तो बेसिकली जो है दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिपेंडेंट अपॉन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास is dependent upon the wave of light। ठीक है, why do we get different colors of light bend through different angles with respect to the incident ray as this pass through a prism? The red light bends the least while the violet bends the most. Thus the rays of each color emerge along different paths and thus become distinct. It is a band of distinct colors that we see in a spectrum. Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of sunlight. He tried to split the colors of the spectrum of white light further by using another similar prism. However, he could not get any more colors. अब देखिए ये ऐसा हो गया, क्लियर है क्या? यहाँ पे कलर्स स्प्लिट हो गया। अब न्यूटन ने क्या किया, एक और प्रिज्म लगा दिया, सोचा कि और होगा, लेकिन अब उल्टा हो गया, जुड़ गया। क्लियर है क्या? सॉरी। He then placed the second identical prism in an inverted position with respect to the first prism, as shown in figure 11.6. This allowed all the colors of the spectrum to pass through the second prism. He found a beam of white light emerging from the other side of the second prism. This observation gave Newton the idea that sunlight is made up of 7 different colors. Sunlight जो है 7 different colors का होता है। पहले प्रिज्म से इस केस में क्या हो गया, पहले प्रिज्म से स्प्लिटिंग हो गया, लेकिन दूसरे प्रिज्म से जो स्प्लिट था वो सब ज्वाइन होकर के फिर से व्हाइट लाइट बना दिया। अगर ध्यान से देखें इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो एक्चुअली ये ग्लास स्लैब बन जाता है और ये लाइट जो है ये लाइट से पैरेलल जाएगा। Any light that gives a spectrum similar to that of sunlight is often referred to as white light. A rainbow is a natural spectrum appearing in the sky after a rain shower. Figure 11.7. ये फिगर हमको याद कर लेना है ना, 11.7 ये फिगर, और कैसे रेनबो बनता है ये वाला फिगर हम लोग को अच्छे से याद कर। सनलाइट आया, ये रेन ड्रॉप है, यहाँ से रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हुआ और फिर यहाँ से होकर के, है ना, तो यहाँ पे रेज जो है टूट जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं, डिस्पर्शन हो जाता है। It is caused by dispersion of sunlight by tiny water droplets present in the atmosphere. A rainbow is always formed in a direction opposite to that of the sun. तो अगर सन इधर है तो रेनबो इधर दिखेगा। क्लियर है क्या? The water droplets act like small prisms. तो ये देखिए ये जो है छोटा प्रिज्म की तरह दिख रहा है। They refract and disperse the incident sunlight, then reflect internally. यहाँ पे देखिए रिफ्रैक्ट किया, रिफ्रैक्शन हुआ, फिर यहाँ पे इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पे, और फिर से यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ, एंड देन फाइनली रिफ्रैक्टेड अगेन व्हेन इट कम्स आउट ऑफ द रेन ड्रॉप. ड्यू टू द डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड द इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर्स रीच द ऑब्जर्वर्स आई. अब यहाँ से देखेंगे तो हम लोग को 7 अलग अलग कलर दिखेगा. You can see a rainbow on a sunny day when you look at the sky through a waterfall or through a water fountain with the sun behind you. ठीक है, क्लियर है क्या? yes or no? ठीक है, तो ये देखिए डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय प्रिज्म है ना. तो म्यू जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली डिपेंड करता है किस पे? मटेरियल ऑफ द मीडियम पे और लाइट पे भी डिपेंड करता है. इसीलिए अलग अलग लाइट को अलग अलग बेंड करता है. क्लियर है क्या? यहाँ पे दिख रहे हैं अलग अलग लाइट को अलग अलग बेंड किया गया है. क्लियर है क्या? ऐसा और नो? क्लियर है? दिख रहा है क्या? रेड यहाँ पे है
वायलेट इधर है, अलग 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 लाइट को ये ऐसे जा रहा था, इसको रेड को ऐसा बेंड किया है, लेकिन वायलेट को इतना बेंड कर दिया। क्लियर है क्या? ठीक है, अब दोनों को हम साथ में रख दिए तो दोनों जो है क्या हो गया, एक साथ जाने लगा। क्लियर है क्या? ठीक है, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रिज्म्स मेंशन इन एनसीईआरटी। बेसिकली ये दोनों मिल करके क्या हो जाता है, ग्लास स्लैब हो जाता है। क्या हो जाता है? ग्लास स्लैब हो गया। क्लियर है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये हो गया, देखिए वही रेनबो। तो ये जो रेनबो फॉर्म होता है दिख रहा है ध्यान से, अगर यहाँ पे पहले पे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, दूसरे पे क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ, और यहाँ पे फिर से क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। क्लियर है क्या? ठीक है, दैट्स इट, डन। Atmospheric refraction. You might have observed the apparent random wavering or flickering of objects seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator. The air just above the fire becomes hotter than the air further up. The hotter air is lighter. अब देखिए ध्यान से क्या होता है, जब रेज ऑफ लाइट जाता है और मीडियम दूसरा होता है, क्या होता है, मीडियम, तो रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा। यस और नो? कुछ ऐसा हो रहा है। तो मीडियम चेंज का मतलब क्या होता है? मीडियम चेंज का मतलब होता है कि स्पीड चेंज हो गया है लाइट का। क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या हो रहा है कि जब ना, तो यहां पे क्या है, एयर है, ठीक है ना, हर जगह क्या है, एयर है, और एयर के कारण जो है, एयर जो है कहीं पे हॉट एयर है, कहीं पे कोल्ड एयर। कोल्ड एयर जो है वो डेंस होता है, ठीक है, हॉट एयर इसीलिए ऊपर जाता है क्योंकि लाइट है। तो ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर इन द एटमॉस्फेयर, तो क्या हो जाता है कि ये जो है अलग अलग मीडियम हो जाता है। क्या हो जाता है, अलग अलग। और इसीलिए लाइट जब ट्रैवल करेगा तो लाइट क्या करेगा, बेंड करेगा। क्या करेगा? क्लियर है क्या? तो अब यहां पे देखिए क्या है, द एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स हॉटर देन द एयर फर्दर अप. The hotter air is lighter, that is less dense than the cooler air above it, and has a refractive index slightly less than that of the cooler air. Since the physical conditions of the refracting medium, air, are not stationary, the apparent position of the object as seen through the hot air fluctuates. This wavering is thus an effect of atmospheric refraction, or the refraction of light by the Earth's atmosphere on a small scale in our local environment. The twinkling of stars is a similar phenomenon on a much larger scale. Let us see how we explain it. तो एक मिनट, कब ध्यान से देखिए क्या होता है कि कहीं पे भी जहाँ पे आग लगा हुआ है, ठीक है ना,
ठंडी में जो है बहुत जगह जो है क्या कहते हैं, आग वाग लगवाते हैं, ठीक है ना, तापने के लिए। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप, है ना, इधर मानिए कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, कोई आदमी, और आप ऐसे देख रहे हैं, क्लियर है क्या? तो लाइट रेज जो है ऐसे आ रहा है, यस और नो? और यहां पर जो है ठीक है ना, क्योंकि यहां पे हॉट एयर भी है और कोल्ड एयर भी है ना, तो हॉट एयर ऊपर जा रहा है, कोल्ड एयर इधर आ रहा है, क्लियर है क्या? तो इसके कारण क्या हो जाता है कि अलग अलग लेयर होता है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहां पे डिफरेंट लेयर्स ऑफ हॉट या फिर कोल्ड एयर फॉर्म हो जाता है, क्लियर है क्या? और इसके कारण जो है, जो लाइट आता है ना, दिस लाइट बेंड्स, क्या होता है, ये लाइट बेंड होता है और वो शिवर करता है, कांपता है, क्लियर है क्या? इसीलिए ये जो आदमी है ये थोड़ा सा है ना, इसका इमेज हमको थोड़ा सा कांपता हुआ दिखेगा, क्लियर है क्या? Twinkling of stars. The twinkling of stars is due to atmospheric refraction of starlight. ठीक है? The starlight on entering the Earth's atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the Earth. ये हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ध्यान से समझेंगे हम लोग। ये है स्टार, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये स्टार है, क्लियर है क्या? और ये कौन सा स्टार है? रियल स्टार, यस और नो? अब ये स्टार से जब लाइट आया तो ये बेंड किया यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से बेंड किया ये, यस और नो? और फिर हम मेरे पास आया, तो हमको ऐसा दिख रहा है कि स्टार जो है यहाँ पे है, क्लियर है क्या, यस और नो? और क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर, ड्यू टू द वेरिंग टेम्परेचर इन एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर में चेंज होता रहता है, इसलिए हमको कभी स्टार इधर दिखता है, कभी इधर, ऐसे ऐसे दिखता रहता है, जिसके कारण ट्विंकलिंग होता है। क्या होता है? ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, क्लियर है क्या? और ये कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है टेम्परेचर, इसीलिए कंटिन्यूअसली ट्विंकल करता रहता है, क्लियर है क्या? इसीलिए गाना भी है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, है कि नहीं? तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, हाउ यू आर, समझ में? जब भी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार होगा तुरंत बोलने का है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। The starlight on entering the Earth's atmosphere undergoes refraction continuously before it reaches the Earth. The atmospheric refraction occurs in a medium of gradually changing refractive index. Since the atmosphere bends starlight towards the normal, the apparent position of the star is slightly different from its actual position. तो ये जो है, ये जो apparent position है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? Apparent position, मतलब कि ये दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। It is different, slightly different from the real position. Clear है क्या? The star appears slightly higher than its actual position when viewed near the horizon. Further, ठीक है, तो स्टार एक्चुअली ऐसा है, लेकिन ये अपीयर ऊपर करता है, क्लियर है क्या? क्योंकि रिफ्रैक्शन के कारण बेंड हो रहा है, यस और नो?
Further, this apparent position of the star is not stationary but keeps on changing slightly, since the physical conditions of the Earth's atmosphere are not stationary, as was the case in the previous paragraph. Since the stars are very distant, they approximate point-sized sources of light. As the path of rays of light coming from the star goes on varying slightly, the apparent position of the star fluctuates and the amount of starlight entering the eye flickers. क्योंकि एटमॉस्फेरिक जो एयर है वो कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है, इसीलिए वो फ्लिकरिंग हो रहा है. द स्टार समटाइम्स अपीयर्स ब्राइटर, एट सम टाइम अपीयर्स फेंटर, विच इज ट्विंकलिंग इफेक्ट. व्हाई डोंट द प्लैनेट्स ट्विंकल? प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करता है? क्योंकि प्लैनेट जो है दे आर मच क्लोजर टू द अर्थ एंड आर दस सीन एज एन एक्सटेंडेड सोर्सेस. हम लोग को जो है ना प्लैनेट यहाँ पे है तो इसीलिए ऐसा दिखता है, स्टार बहुत दूर है इसीलिए छोटा सा दिखता है. क्लियर है क्या? क्योंकि ये छोटा सा है तो ये कभी इधर दिखेगा, कभी इधर दिखेगा, कभी इधर दिखेगा, कभी इधर दिखेगा. क्लियर है क्या? ज़्यादा एक्चुअली ज़्यादा नहीं, ये थोड़ा सा गलत मैंने बना दिया. ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही रहता है, पास में ही दिखता है. ठीक है, यहाँ तो कभी ऐसा दिखेगा, कभी इधर दिखेगा, कभी इधर इधर, तो ट्विंकल करता रहता है. क्लियर है क्या? लेकिन ये क्योंकि थोड़ा सा बड़ा दिखता है इसीलिए अगर ये थोड़ा सा ऐसा भी दिखे ना तो भी हमको कोई ज़्यादा, हम लोग ज़्यादा डिटेक्ट नहीं कर पाते. क्लियर है क्या? क्लियर है? तो दिस इज जो है ना, प्लैनेट्स आर नियर बाय, स्टार्स जो है वेरी फार. तो क्योंकि ये वेरी फार है इसीलिए हमको ये पॉइंट साइज्ड ऑब्जेक्ट दिखता है. क्लियर है क्या? यस और नो? और ये नियर बाय है इसीलिए हमको ये एक्सटेंडेड सोर्स दिखता है. क्लियर है क्या? यस और नो? ठीक है. द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आवर आई फ्रॉम ऑल द इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्सेज विल एवरेज आउट टू 0, देयरफॉर नलिफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट. एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट. The sun is visible to us about 2 minutes before the actual sunrise. तो सनराइज से 2 मिनट पहले ही हमको ये सन जो है विजिबल रहता है. क्यों? And about 2 minutes after the actual sunset because of atmospheric refraction. By actual sunrise we mean the actual crossing of the horizon by the sun. Figure 11.10. ये दिख रहा है क्या? ये है horizon. हम लोग के लिए यहाँ पे horizon है, लेकिन सन जब यहां रहता है ना तभी हम लोग को दिख जाता है. क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन. ये देखिए ये रे आया ऐसे, यस और नो? अब जब एटमॉस्फेयर में आया तो ये रे बेंड हो रहा है. दिख रहा है क्या यहाँ पे रे बेंड होता हुआ? ये देखिए ये रे एक्चुअली जाना चाहिए था इधर, ठीक है ना, इधर जाना चाहिए था, लेकिन ये बेंड होकर के मेरे पास आ रहा है. तो हमको ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे है सन, लेकिन सन एक्चुअली है कहाँ पे? नीचे. क्लियर है? इसीलिए हम लोग को जो है एडवांस सनराइज दिखता है. क्लियर है? और सनसेट भी थोड़ा सा डिले दिखता है. क्यों? क्योंकि जब सन नीचे हो गया तब भी हमको दिख ही रहा है सन. The time difference between actual sunset and the apparent sunset is about 2 minutes. The apparent flattening of the sun's disk at sunrise and sunset is also due to the same phenomenon. Clear है? Yes or no? The interplay of light with objects around us gives rise to several spectacular phenomena in nature. लाइट के कारण बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं. लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे रेनबो दिख रहा है. इट्स वेरी ब्यूटिफुल. The blue color of the sky, the color of water in the deep sea, the reddening of the sun at the sunrise and at sunset are some of the wonderful phenomena we are familiar with, and that's why the tourist industry इतना big है ना, क्योंकि लोग जाते हैं ये सब देखने के लिए. It's really wonderful. In the previous class you have learnt about the scattering of light by colloidal particles. ठीक है, तो colloidal particles क्या होता है और scattering of light क्या होता है? तो अब देखिए ध्यान से, ये एक्सपेरिमेंट होता है कि एक बीम ऑफ लाइट को, है ना, एक टॉर्च मैंने जो है एम किया. इट पासेस थ्रू अ ट्रू सोल्यूशन, है ना. द पार्टिकल्स इन अ ट्रू सोल्यूशन दे डू नॉट स्कैटर लाइट. ठीक है, तो जब इससे पास होता है तो लाइट यहाँ पे स्कैटरिंग
नहीं हो रहा है, there is no scattering of light. So therefore the beam of light is not visible when it passes through a true solution. For example, just water in a beaker. So the beam of light is not visible inside a true solution. A true solution is like a sugar solution. They do not scatter light. Due to this, we cannot see the path of beam of light inside the true solution or in the beaker. Okay. Whereas जब हम लोग colloidal solution लेते हैं, है ना, यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, सोप सोल्यूशन दिया है ना. सो व्हेन सोप सोल्यूशन इज टेकन एंड व्हेन द बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू इट, there is a scattering of light and therefore it's visible. The beam of light is visible when it passes. The particles in a colloidal solution or colloid scatter light. Due to this, we can see the path of beam of light inside the colloidal solution or colloid in the beaker. तो बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर भी पार्टिकल्स हैं, दोनों सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स हैं, लेकिन ये जो शुगर सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं ये उस वेवलेंथ से कंपेरेबल नहीं है, इसीलिए उसको स्कैटर नहीं कर पाते हैं. वेयर एज दिस कोलाइडल सॉल्यूशन, दिस हैज लार्जर पार्टिकल्स. एनसीईआरटी नेक्स्ट लाइन में यही बोल रहे हैं. द पाथ ऑफ बीम लाइट पासिंग थ्रू अ ट्रू सॉल्यूशन इज नॉट विजिबल. However, its path becomes visible through a colloidal solution where the size of the particles is relatively larger. ठीक है, larger size होता है यहाँ पे. ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे लाइट क्या होता है, स्कैटर होता है. स्कैटर होने का मतलब क्या है कि लाइट यहाँ पे सीधा ऐसे ही जा रहा है लाइट, लेकिन जब लाइट यहाँ पे आ रहा है तो ये लाइट इस पार्टिकल के कारण थोड़ा सा लाइट आपके तरफ भी आ रहा है, थोड़ा सा लाइट लेकिन पूरा लाइट जो है 3D में अलग अलग जगह जाता है. दैट इज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट. So when light comes in, light travels in a straight line. तो straight line में आया, उस particle से टकराया light, and then the light, it is transmitted in all different directions. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे भी हैं, ये solution है, अगर हम यहाँ पे हैं तो भी हमको लाइट दिखता है. क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल से टकराया और वो लाइट मेरे तरफ फिर आता है. अगर उस साइड में है, उस साइड भी जाएगा, उस साइड भी दिखेगा. ठीक है, सो बेसिकली द लाइट गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल एंड देन आफ्टर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड द लाइट इज ट्रांसमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस बाय द पार्टिकल. ठीक है, okay, so now this scattering of light will be explained through some effects. So that's why NCERT goes into Tyndall effect. अच्छा, ये जो हम लोग देख रहे हैं, एक एक लाइन जो है NCERT का लिया हुआ है, एक एक लाइन को हम लोग एक्सप्लेन करके हम लोग समझेंगे. इसमें यूजुअली इसमें क्या होता है कि लाइक स्टूडेंट्स को थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है ना. वैसे ज़्यादा कुछ टफ टॉपिक नहीं है, ठीक है, लेकिन आप जो है लास्ट तक आप देखिएगा तो फिर आपको सारा कुछ एक एक चीज़ जो है समझ में आ जाएगा. The Earth's atmosphere is a heterogeneous mixture of minute particles. अब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं. इट इज हेट्रोजीनस मिक्सचर, मतलब कि बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल्स हैं, है ना, ऑफ माइन्यूट पार्टिकल्स. These particles include smoke, okay, smoke जा रहा है, smoke, tiny water droplets also, suspended particles of dust and molecules of air. ये सारा कुछ जो है रहता है अर्थ के एटमॉस्फेयर. When a beam of light strikes such fine particles, the path of beam becomes visible. ठीक है, जब इस पार्टिकल पे है ना, ऐसा हम लोग देखते भी हैं, लाइक हमारे घर में भी जब रोशनदान से है ना हल्का सा रे आता है, it's visible. The light reaches us after being reflected diffusely by these particles. ठीक है, तो इस पार्टिकल्स के कारण ही लाइट हम लोग को दिखता है ना. वो path of light, the beam of light is visible to us. We are able to see because the light from an object can move through the space and reach our eyes. देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई आपको डस्ट पार्टिकल दिख रहा है एयर में, इसका मतलब क्या है कि वो डस्ट पार्टिकल से लाइट आपको आ रहा है. ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला था कि है ना, ये एक सॉल्यूशन है, यहाँ से लाइट गया, अब ये लाइट यहाँ पे आया, टकराया, और ये लाइट अब इधर भी रिफ्लेक्ट हुआ, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर भी गया, इधर गया, इसीलिए जो है इसके चारों तरफ आप खड़ा रहिए, आपको दिखेगा. The phenomena of scattering of light by the colloidal particle gives rise to Tyndall effect, which you have studied in class 9th. ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसमें
देखिए है ना, लाइक ना कोलाइडल पार्टिकल है और कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे देखिएगा है ना, सो देयर इज यहाँ पे विजिबल है, ठीक है, देखिए यहाँ पे इट्स नॉट विजिबल, हियर द रे ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है ये लेजर इज विजिबल, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, अब पढ़ते हैं। When sunlight enters the atmosphere of the earth, the atoms and the molecules of different gases present in the air absorb the light. ठीक है, तो जब लाइट एंटर किया एटमॉस्फेयर में तो क्या होगा कि है ना, ये एब्जॉर्ब किया लाइट को, क्या किया, ये लाइट को एब्जॉर्ब किया, और एब्जॉर्ब करने के बाद इसने क्या किया ना, इट एब्जॉर्ब्स एंड देन दीज एटम्स री एमिट लाइट इन ऑल डायरेक्शन, उसके बाद फिर वो हर डायरेक्शन में री एमिट करता है लाइट को। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट का प्रोसेस है। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, रट लीजिए। व्हेन सनलाइट एंटर्स है ना the atmosphere of the air, the atoms and the molecules of different gases present in the air, they absorb the light, absorb करते हैं, और उसके बाद फिर then these atoms re-emit light in all directions. So the phenomena of absorbing the light first and then re-emitting in all the directions is known as scattering of light. ठीक है, यहाँ पे देखिए सोर्स ऑफ लाइट है ना, ये पार्टिकल्स हैं है ना, ये पार्टिकल क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है और उसके बाद फिर एमिट कर रहा है। देखिए पार्टिकल ने एब्जॉर्ब किया और फिर ये एमिट कर रहा है अलग अलग डायरेक्शन में। ओके, तो देखिए है ना, ये अलग अलग टाइप से स्कैटरिंग है, हम लोग को केवल स्कैटरिंग ही पढ़ना है, तो टाइप्स नहीं पढ़ना है। तो देखिए इसमें भी क्या हो रहा है, दिस पार्टिकल है ना, द लाइट कम्स, दिस पार्टिकल एब्जॉर्ब्स इट एंड देन दिस पार्टिकल एमिट्स इन डिफरेंट डायरेक्शंस। यहाँ पे भी वही हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी वही हो रहा है। पॉइंट इज दैट द लाइट इज गेटिंग स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, द लाइट इज एब्जॉर्ब्ड फर्स्ट देन इट इज री-एमिटेड इन ऑल डायरेक्शंस, दैट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्चुअली लाइट अलग अलग चीजें हो सकती हैं, ट्रांसमिशन होता है, रिफ्लेक्शन पढ़े हैं हम लोग, रिफ्रैक्शन भी पढ़े हैं है ना, डिफ्रैक्शन लेकिन एक जगह आता है फिर डिफ्रैक्ट हो जाता है, एब्जॉर्प्शन, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे। स्कैटरिंग पढ़ रहे हैं, देखिए ये लाइट आया, इसमें एब्जॉर्ब हो गया लाइट और उसके बाद फिर अलग अलग डायरेक्शंस में री एमिट हुआ, दिस इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। The phenomenon is seen when a fine beam of sunlight enters a smoke-filled room through a small hole. हमारे घर में भी ये दिखता है और यहाँ पे भी एक छोटे से है ना, छोटा नहीं है तो बड़ा होल है, तो बेसिकली केव में हम लोग को दिख रहा है। This scattering of light makes the particles visible. Scattering के कारण particles visible हो जाते हैं। Tyndall effect can also be observed when sunlight passes through a canopy of dense forest. यहाँ पे दिख रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए ये दिख रहा है, ये बीम ऑफ लाइट जो है ये दिख रहा है हम लोगों को। Here tiny water droplets in the mist scatter light. तो कुछ होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, tiny water droplets हैं जो कि scatter करते हैं लाइट को। The color of the scattered light depends on the size of the scattering particles. This is important. ठीक है, अब कौन सा पार्टिकल है भैया जो स्कैटर कर रहा है लाइट को, उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा लाइट स्कैटर हो रहा है, बिकॉज लाइट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। वेरी फाइन पार्टिकल्स स्कैटर मेनली ब्लू लाइट। ठीक है, बहुत फाइन है तो वो क्या करेगा, मेनली इट विल स्कैटर ब्लू लाइट, while the particles of larger size scatter light of longer wavelengths. ठीक है, तो वेरी फाइन है तो ब्लू लाइट को करेगा स्कैटर, लार्जर साइज रहेगा तो लॉन्गर वेवलेंथ्स को करेगा स्कैटर। ऐसा क्यों होता है, बेसिकली देखिए ध्यान से, हम लोग पढ़े हैं विबग्योर, तो ये जो है जैसे हम लोग जाते हैं तो क्या होता है, लैम्डा इंक्रीज होता है, वेवलेंथ इंक्रीज होता है, तो ब्लू का वेवलेंथ इज कम, लेस, रेड वेवलेंथ इज मोर, सो देयरफॉर ब्लू वेवलेंथ इज स्कैटर्ड बाय स्मॉलर पार्टिकल्स। क्यों, क्योंकि उसका वेवलेंथ भी छोटा है, रेड का बड़ा है, इसीलिए बड़े पार्टिकल्स इसको स्कैटर करेंगे। If the size of the scattering particles is large enough, then the scattered light may even appear white. ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है स्कैटरिंग पार्टिकल्स का साइज लार्ज है ना, तो फिर
it appears white. The Tyndall effect is seen when light scattering particulate matter is disposed in otherwise light transmitting medium, when the diameter of an individual particle is the range of roughly 40 and 900 nanometer, that is somewhat below or near the wavelengths of visible light, 400 to 750 nanometer. ठीक है, आगे बढ़ते, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, तो बेसिकली देखिए ये जो इंडिविजुअल पार्टिकल है इनका साइज जो है it is comparable with the wavelength of the visible light. Now, why is the color of the sky, clear sky, blue? The molecules of air and the other fine particles in the atmosphere have size smaller than the wavelength of visible light. ठीक है, तो जो एयर में मॉलिक्यूल्स रहते हैं, फाइन पार्टिकल्स रहते हैं, उनका साइज इज क्वाइट स्मॉल. These are more effective in scattering light of shorter wavelength. तो ये shorter wavelengths को scatter करेंगे at the blue end. ठीक है, ये visible light है ना, तो वेब की ओर देखिए ब्लू का कम है और रेड का ज़्यादा है wavelength. और क्योंकि हमारे जो particles हैं they are smaller, तो इसलिए ब्लू को अच्छे से scatter कर देते हैं than the light of longer wavelengths at the red end. लेकिन इधर जो है अच्छे से स्कैटर नहीं कर पाते. द रेड लाइट हैज अ वेवलेंथ ऑफ अबाउट 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन द ब्लू लाइट. ठीक है, ओके. Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in the air scatter the blue color, that is shorter wavelengths, more strongly than red. ठीक है, तो इसीलिए जब लाइट पास होता है तो ब्लू लाइट बहुत अच्छे से स्कैटर होता है. यहाँ पे हमको दिख रहा है, this is white light of the sun coming, and this white light contains different wavelengths, जिसमें से blue light scatter हो गया है. ये blue light देखिए scatter हो गया है, और red light it just passes through without getting scattered. So therefore and therefore ये जब scatter हो रहा है, और हम लोग कहाँ हैं, हम लोग यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि ये ब्लू लाइट ऐसे स्कैटर हुआ है, और दिस ब्लू लाइट एक्चुअली यू नो इट है ना ऐसे जाता है, फिर ये ब्लू लाइट कुछ हमारे तरफ भी आएगा. सो देयरफॉर व्हाट वी सी द स्काई एज इट्स ब्लू. ओके, बिकॉज ब्लू लाइट गेट्स स्कैटर्ड एंड इज दैट्स व्हाई द ब्लू लाइट इज विजिबल टू द स्कैटर्ड ब्लू लाइट एंटर्स आवर आईज. ठीक है, यहाँ पे भी दिख रहा है बहुत सारे वेवलेंथ्स आए, लेकिन ब्लू जो है वो स्कैटर हो रहा है. ठीक है, तो अब यहाँ पे हैं तो हम लोग को क्या दिखेगा, यहाँ पे तो क्या दिखेगा, है ना, यही ब्लू लाइट स्कैटर होकर के हमारे पास आता है. ठीक है, क्योंकि लाइट तो ऐसे आ रहा है. ठीक है ना, यही ब्लू लाइट स्कैटर होकर के हमारे पास आकर के हमको ब्लू दिखता है. ठीक है, द सन्स रेज इन स्पेस. ठीक है, ऐसा हमको फिर यहाँ पे अगर है हम लोग तो हम लोग को ब्लू दिखेगा अर्थ एटमॉस्फेयर. ठीक है, यहाँ पे भी देखिए, है ना, तो अगर लेट्स से ना कि कोई यहाँ पे है और वो किधर देख रहा है, अगर वो सन को डायरेक्टली देख रहा है तो सन का जो रे है वो तो रेड वाला रीच किया, लेकिन अगर इस साइड देख रहा है तो इस साइड से कौन सा रे आ रहा है, ब्लू वाला आएगा रे. ठीक है, देखिए, है ना, यहाँ पे खड़ा है और क्या है, किधर देख रहा है ना, लेट्स से ना कि सन यहाँ पे है, ऐसा कुछ सन है, तो अगर डायरेक्टली देखेगा सन को तो सन का तो जो है रेड रे आया है. ठीक है ना, लेकिन अगर इधर देख रहा है, इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो इस डायरेक्शन से क्या हुआ, सन का रे ऐसे आया और यहाँ पे ब्लू लाइट स्कैटर हुआ. ठीक है, और ये ब्लू लाइट इसके पास ऐसे पहुंचा. ठीक है, तो इसीलिए फिर से ब्लू देखा. This Tyndall effect is more commonly known to physicists as Rayleigh scattering after Lord Rayleigh, who studied it in more detail a few years later. He showed that the amount of light scattered is inversely proportional to the fourth power of wavelength for sufficiently small particles. It follows that blue light is scattered more than red light by a factor of 10. ठीक है, तो ब्लू लाइट जो है ज़्यादा होता है स्कैटर. क्या ये हम लोग को लाइक दिस इज एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन. ठीक है, यहाँ पे देखना है हम लोग को स्कैटरिंग डायरेक्शन ऑफ लाइट, ये रियलाइज स्कैटरिंग है. स्कैटरिंग पॉइंट है कि स्कैटरिंग में जो है लाइट अलग अलग डायरेक्शंस में जाता है. ठीक है,
Thus, when sunlight passes through the atmosphere, the fine particles in air scatter the blue color more strongly than red. That's why the scattered blue light enters our eyes. ठीक है, एक बार फिर से हम लोग जो है, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ. ठीक है, फिर से देखिए, ऐसे में एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं. ठीक है ना, सन को यहाँ पे रखिए, और ये जो सन है ना, अगर हम लोग लेट से कि यहाँ पे खड़े हैं, है ना, अगर हम लोग सन को डायरेक्टली देखेंगे तो फिर क्या होगा, ये देखिए ये रेज आ रहे हैं सन के कंटेनिंग ऑल द वेवलेंथ्स, और यहाँ पे ब्लू जो है स्कैटर हो गया, तो क्या बचा, सीधा रेड बचा. तो अगर डायरेक्टली देखेंगे तो रेड दिखेगा. लेकिन अगर हम लोग लेट से कि इधर देख रहे हैं तो क्या होगा, इधर सन के रेज जा रहे हैं. अब ये वाला रे तो हमारे आंख में एंटर नहीं कर रहा है, लेकिन ये रे जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे नहीं, हर जगह जो है क्या कर रहा है, ब्लू जो है एमिट हो रहा है अलग अलग डायरेक्शन. तो इसीलिए ये मेरे पास आया है ना, कौन सा कलर आया, ब्लू कलर, क्योंकि ब्लू कलर ही स्कैटर हो रहा है, रेड तो सीधा चला गया. ठीक है, ओके, नाउ गोइंग अहेड. If the earth had no atmosphere, there would not have been any scattering. लेकिन अगर अर्थ के पास एटमॉस्फेयर नहीं रहता तो कुछ भी स्कैटरिंग नहीं होता. Then the sky would have looked dark. क्यों? क्योंकि अब जो है रेज ऑफ द, है ना, जो भी रेज आ रहे हैं वो डायरेक्टली जा रहे हैं अर्थ के पास, तो हम लोग को जो है अर्थ से कुछ रे हमारे पास आ नहीं रहा है. ठीक है, क्योंकि ऊपर में स्कैटरिंग है नहीं. The sky appears dark to passengers flying at very high altitude, as scattering is not prominent at such heights. क्योंकि वहां पे पार्टिकल्स वगैरह रहते नहीं. ठीक है, यू माइट हैव ऑब्जर्व द डेंजर सिग्नल लाइट्स रेड इन कलर. क्यों? क्योंकि रेड स्कैटर नहीं होता. द रेड इज लीस्ट स्कैटर्ड बाय फॉग और स्मोक. सो सेम रीजन, ब्लू स्कैटर होता है इसलिए स्काई ब्लू दिखता है, रेड स्कैटर नहीं होता है इसीलिए भैया क्या करो, जो भी सिग्नल्स हैं रेड डाल दो, क्योंकि रेड इज नॉट गोइंग टू गेट स्कैटर्ड. देयरफॉर इट कैन बी सीन एट द सेम कलर एट अ डिस्टेंस. Color of the sun and sunrise and sunset. Have you seen the sky and the sun at sunrise, at sunset or sunrise? Have you wondered as to why the sun and the surrounding sky appear red? Red दिखता है. Let us do an activity to understand the blue color of the sky and the reddish appearance of the sun at the sunrise or sunset. ठीक है, तो एक्टिविटी अब ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है. Place a strong source S of white light at the focus of a converging lens. यहाँ पे हम लोग रखे हैं. अब ये जो है क्या करेगा, इट मेक्स, है ना, पैरेलल जाएगा. फोकस से क्या हो जाता है, द रेज ऑफ लाइट नाउ दे विल गो पैरेलल. द लेंस प्रोवाइड्स अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट. अलाउ द लाइट बीम टू पास थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ग्लास टैंक. ठीक है, containing clear water. Allow the beam of light to pass through a circular hole C made in a cardboard. ठीक है, तो ऐसे गया है ना, और यहाँ पे फिर से कन्वर्ज होकर के यहाँ पे we get a bright spot. Obtain a sharp image of the circular hole on screen. ठीक है, using a second converging lens L2 as shown in figure 11.11. ठीक है, तो यहाँ हमको शार्प हमको इमेज मिल जाएगा. Now what to do? Dissolve about 200 gram of sodium thiosulfate hypo in a 2 liter of clean water taken in the tank. Add about 1 to 2 milliliter of concentrated sulfuric acid to the water. What do you observe? तो अब क्या हो जाता है, there is this reaction which is happening. ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट को हम लोग क्या किए, H2SO4 हम लोग डाले हैं, तो इसके साथ जो रिएक्शन होता है उसमें सल्फर इज द प्रेसिपिटेट, जो हम लोग बोलते हैं कोलाइडल, है ना, पार्टिकल्स. ये सल्फर का कोलाइडल पार्टिकल्स प्रोड्यूस होता है. ओके, और ये देखिए एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है ना, ध्यान से देखिए, इसमें हम लोगों ने, है ना, ये सब कुछ डाला हुआ है. तो अब देखिए ध्यान से क्या हो रहा है, देयर इज, you know, this light is visible here. You'll find fine microscopic sulfur particles. sulfur particle कहाँ से आया, ये वाले रिएक्शन से, ये दिख रहा है sulfur particles है. ये रिएक्शन को आप लिख भी सकते हैं, quite important reaction. Precipitating in about 2 to 3 minutes. As the sulfur particles begin to form, you can observe the blue light from the 3 sides of the glass tank. तो ये ग्लास टैंक से हमको क्या दिखेगा, ब्लू लाइट दिखेगा फ्रॉम द
three sides of the glass tank. This is due to scattering of short wavelengths by the minute colloidal sulfur particles. तो क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं, है ना, ये इस लाइट को स्कैटर कर रहे हैं, तो इसीलिए जो है अलग अलग डायरेक्शन में हम लोग को दिख रहे हैं. कहाँ कहाँ से दिखेगा? अगर आप ये बीकर है, बीकर के इस साइड खड़े हैं तो भी आपको दिखेगा, बीकर के उस साइड खड़े हैं तो भी दिखेगा, ऊपर से देख रहे हैं तो भी आपको दिखेगा. Observe the color of the transmitted light from the fourth side of the glass tank facing the circular hole. तो अब देखिए ध्यान से, ब्लू लाइट तो यहाँ पे स्कैटर हो गया है, स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट, तो कौन सा लाइट बचा? रेड. ठीक है, तो है ना, तो विबग्योर, ठीक है, तो ये ब्लू और है ना इसके आसपास के जो है कलर्स हो गए, स्कैटर हो गए. ठीक है ना, ब्लू इज स्कैटर्ड. तो कौन सा बचा? मोस्टली ये वाला, ये सब बचा. ठीक है, तो इसीलिए इट इज इंटरेस्टिंग टू ऑब्जर्व एट फर्स्ट द ऑरेंज रेड कलर एंड देन ब्राइट क्रिम्सन रेड कलर ऑन द स्क्रीन. ठीक है, तो ऐसा दिखता है ऑरेंज रेड, बेसिकली ब्लू गायब हो चुका है. ठीक है, this activity demonstrates the scattering of light that helps you to understand that blue is color of the sky and the reddish appearance of the sun at the sunrise or sunset. अब इससे हम लोग को क्लियर समझ में आ गया कि ब्लू तो स्कैटर हो जाता है और इसीलिए केवल रेड कलर बचता है. लाइट फ्रॉम द सन. ठीक है, अब देखिए, लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉराइजन. ठीक है, ये हॉराइजन passes through thicker layers of air and larger distance in the earth's atmosphere before reaching our eyes. Figure 11 point. हम लोग जैसे कि यहाँ पे खड़े हैं और हम लोग इसको ऐसे देख रहे हैं, तो क्या होगा कि जब रेज आ रहे हैं तो बहुत ही, है ना, लाइक ये जो एटमॉस्फेयर है बहुत ज्यादा है और इस इधर क्या हो रहा है कि देयर इज स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट विच इज हैपनिंग. ठीक है ना, ये देखिए, है ना, तो अगर हम लोग डायरेक्टली देखेंगे सन को, सो वी सी ब्लू, वी सी व्हाइट लाइट. अगर हम लोग इधर से देख रहे हैं तो क्या हो गया कि ब्लू जो है वो स्कैटर हो चुका है अलग अलग डायरेक्शन में, एंड देयरफॉर व्हाट वी सी इज ऑरेंज रेड लाइट, अगर डायरेक्टली हम लोग देख रहे हैं तो. ठीक है, however light from the sun overhead would travel relatively shorter distance, है ना, ओवरहेड से शॉर्टर डिस्टेंस ट्रैवल करता है. एट नून द सन अपीयर्स व्हाइट एज ओनली अ लिटिल ऑफ द ब्लू एंड वायलेट कलर्स आर स्कैटर्ड. ठीक है, तो है ना, व्हेन वी सी, है ना, इन द नून व्हेन वी सी द सन, तो सन से जो रेज आ रहे हैं दे अपीयर व्हाइट. क्यों? क्योंकि द डिस्टेंस नाउ इज लेस. ठीक है, सन ओवरहेड, द लाइट फ्रॉम द सन वुड ट्रैवल relatively shorter distance. ठीक है, so therefore only a little of the blue and the violet colors are scattered. तो इसीलिए वो white दिखता है. Near the horizon, most of the blue light and the shorter wavelengths are scattered away by the particles. Therefore, the light that reaches our eyes is of longer wavelengths. ठीक है, लेकिन horizon से क्या होगा कि blue light scattered हो जाता है, and therefore the light that reaches our eyes is of longer wavelength. This gives rise to the reddish appearance of the sun. ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को ये रेड दिखता है क्योंकि ब्लू लाइट जो है स्कैटर्ड हो चुका है. ठीक है, रेड सनसेट, है ना, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स, है ना. तो हम लोग को जो है सनराइज और सनसेट पे इसीलिए रेड दिखता है. ठीक है, सो इन समरी जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज ड्यू टू कोलाइडल पार्टिकल्स, और कोलाइडल पार्टिकल्स स्पेशली ब्लू लाइट को ज़्यादा स्कैटर करते हैं, 10 टाइम्स ज़्यादा स्कैटर होता है ब्लू लाइट. एंड इन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट वी सी रेड लाइट क्योंकि ब्लू लाइट स्कैटर्ड हो चुका है. एट नून वी सी वाइट लाइट क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं है, सो देयरफॉर द लाइट डजंट गेट स्कैटर्ड मच, तो इसीलिए इट्स अ कॉम्बिनेशन, सो देयरफॉर वी सी एज वाइट. द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज the light gets scattered. जब हम लोग सन को नहीं देख रहे हैं, जब हम लोग दूसरी तरफ देख रहे हैं, केवल स्काई को देख रहे हैं, तो सन से जो लाइट आया,
है ना, सन से जो लाइट आया, सन से जो लाइट आया वो यहाँ पे स्कैटर होकर के हमारे पास पहुंचा, अगर हम लोग इस साइड देख रहे हैं तो देयरफॉर देयर इज, नो, इट अपीयर्स ब्लू, और रेड लाइट डजंट गेट scattered, therefore the signals are red in color. Thank you.